सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी यूट्यूब अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार गुप्ता। रीड लेवल सेकंड में जनरल साइंस में फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनको मैं यहाँ लेके आया हूँ। उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या उनका मेथड रहेगा, हम एक एक क्वेश्चन को लेकर यहाँ कंसीडर करते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, न्यूटन का गति का प्रथम नियम किसको व्यक्त करता है? न्यूटन का गति का प्रथम नियम। एक्चुअल में न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। गति का प्रथम नियम जो है, इनमें से किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को और जड़त्व आघूर्ण को। हम इसका आंसर ज़रा चेक करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट देखें कि न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो जड़त्व को बताता है। और जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कि किसी वस्तु का एक आंतरिक गुण। कैसे? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो हमेशा विराम अवस्था में रहेगी, वह उसका कहलाता है विराम का जड़त्व, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। अगर आपने बाह्य बल लगा दिया तो वस्तु उस लगाए गए बाह्य बल का विरोध करेगी। इसी को बोलते हैं जड़त्व। ठीक, यानी कि आपने कहा कि जड़त्व 3 प्रकार से बता सकते हैं। एक होता है विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व का मतलब है, अभी जैसे मैंने कहा कि वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वह हमेशा विराम अवस्था में रहेगी। वो अपने ऊपर लगने वाले बाह्य बल के कारण अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगी, तो वो कहलाता है विराम का जड़त्व। दूसरा आता है गति का जड़त्व। गति का जड़त्व का मतलब है, यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो वह हमेशा नियत वेग से गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। जैसी बाह्य बल लगाओगे तो वह अपनी अवस्था परिवर्तन का, अर्थात अपनी गति अवस्था का विरोध करेगी। तो गति का जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु हमेशा नियत वेग से गतिशील रहे, तो वो कहलाता है गति का जड़त्व। तीसरा आता है दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व मतलब है कि वस्तु अगर सरल रेखीय दिशा में गति कर रही है तो हमेशा सरल रेखीय दिशा में गति करेगी, वो जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। अगर जैसे ही आपने बाह्य बल लगाया तो वह अपनी दिशा में परिवर्तन का विरोध करेगी, तो वो कहलाता है दिशा का जड़त्व। जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु पर कार्यरत बल का मान 0 होना। अर्थात जैसे ये वस्तु विराम अवस्था में रखी है, इस पर कार्य बल है F बराबर ma। तो हमने कहा कि जड़त्व का मतलब होता है कि वस्तु पर कार्य बल का मान 0 होना। अगर बल 0 है तो ये 0 रखो यहाँ, ma बराबर हो गया 0। आप जानते हैं द्रव्यमान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, अर्थात a बराबर 0। तो इसका मतलब है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में रखी हुई है तो उस पर कार्य बल का मान हमेशा 0 रहेगा। यदि कोई वस्तु नियत वेग से गतिशील है तो भी उस पर बल का मान 0 रहेगा। अर्थात अगर हम इसमें से देखें कि हमारा कौन सा राइट आंसर होगा, तो हमारा राइट आंसर आएगा जड़त्व। अब आप मुझसे कह सकते हैं ऊर्जा, कार्य और जड़त्व आघूर्ण ये क्यों नहीं हो सकते?
क्योंकि ऊर्जा जो है, आप जानते हैं ऊर्जा जो होती है वो निकलती है कार्य से, और कार्य होता है बल इनटू विस्थापन। ठीक, और आपने कहा था जड़त्व का कंसेप्ट होता है जिसमें बल 0 होना, लेकिन यहाँ ऊर्जा कब निकलेगी? जब कार्य होगा, और कार्य कब होगा? जब बल इनटू विस्थापन होगा, यानी बल का कंसेप्ट आ रहा है, इसीलिए ऊर्जा का यहाँ कंसेप्ट नहीं होगा। कार्य बल आ रहा है, इसीलिए कंसेप्ट यहाँ नहीं होगा। जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण का मतलब होता है यदि कोई वस्तु दी गई अक्ष के चारों ओर अगर घूर्णन गति कर रही है तब उस पर एक बल आघूर्ण लगता है, और वो होता है टॉय बराबर आई एल्फा। ठीक, टॉय कहलाता है बल आघूर्ण, आई कहलाता है जड़त्व आघूर्ण, और एल्फा कहलाता है अपना कोणीय त्वरण। अब क्योंकि बल आघूर्ण लग रहा है, और बल आघूर्ण होता है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ, यानी बल आ रहा है, और यहाँ बल आ रहा है तो इसका मतलब है जड़त्व का कंसेप्ट में बल क्या होता है? 0। इसलिए ना तो ऊर्जा होगा, ना ही कार्य होगा, ना ही जड़त्व आघूर्ण होगा, बल्कि गति का प्रथम नियम किस पर निर्भर करेगा? जड़त्व पर निर्भर करेगा। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर यही है, जड़त्व। जो मैंने आपको अभी बताया था कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम जड़त्व को परिभाषित करता है। इसके अनुसार वस्तु अपने जड़त्व के कारण, वस्तु अपने जड़त्व मतलब उसका आंतरिक गुण, जड़त्व के कारण अपनी वर्तमान अवस्था, यदि वो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था, यदि वो गतिशील अवस्था यानी नियत वेग से गतिशील है विराम अवस्था, अथवा गति अवस्था में ही बने रहने की प्रवृत्ति रहती है, यानी कि जिस प्रवृत्ति में उसी प्रवृत्ति में रहेगी, वो प्रवृत्ति को चेंज होने का विरोध करेगी, वो कहलाता है जड़त्व। तो हमारा न्यूटन का गति का प्रथम नियम हमेशा जड़त्व को बताता है। क्लियर कंसेप्ट? चलें आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि बल की दिशा में, क्वेश्चन समझिए, यदि बल की दिशा में कण के बल और विस्थापन दोनों को दुगना कर दिया जाए, यानी कि बल को भी दुगना कर दिया जाए, विस्थापन को भी दुगना कर दिया जाए, तो किया गया कार्य कितना होगा? सबसे पहले आप देखिए कि हम जानते हैं कि कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल इनटू विस्थापन। अब यहाँ एक डायग्राम से अपन समझेंगे। बल की दिशा में मान लीजिए ये एक वस्तु है जो कि बिंदु ए पर रखी हुई है। किस पर रखी हुई है? बिंदु ए पर रखी हुई है। आपने क्या किया? बल लगा दिया, इस वस्तु पर बल लगा दिया। ठीक, बल लगाने पर वस्तु t सेकंड बाद बिंदु बी पर पहुंच गई। ठीक है, तो ए से बी तक वस्तु का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए, बल की दिशा में, बल इधर लग रहा है, बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन हो रहा है नहीं हो रहा? तो बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन कार्य कहलाता है। अब वो कह क्या रहा है कि बल F, ठीक है, विस्थापन S, दोनों को क्या कर दूं? दुगना, यानी कि कार्य को W से लिखेंगे। बल कितना है? F, दुगना कर दो। विस्थापन कितना है? S, इसको भी दुगना कर दो। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 4F क्रॉस S, यानी कि किया गया कार्य, इसे W डैश से बता देंगे, तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा? 4 गुना। कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा किया गया कार्य 4 गुना हो जाएगा। तो देखिए, क्या दुगुना हो सकता है आंसर? नहीं, 4 गुना आ रहा है, इसलिए ये तो होगा नहीं। क्या आधा होगा? बिल्कुल नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या चौथाई गुना, A/4 गुना? ये भी नहीं होगा। यस, 4 गुना हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं, इसको हमने ऐसे ही सॉल्व किया। देखिए, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल को भी दुगना कर दिया, विस्थापन को भी दुगना कर दिया, तो किया गया कार्य कितना गुना हो गया? 4 गुना। तो हमारा राइट आंसर कितना आ रहा है?
4 गुना। ठीक है, चलें अब अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, एक हल्के एवं बाहरी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। एक हल्के एवं भारी पिंड की गतिज ऊर्जाएं समान है, तो किसका संवेग अधिक होगा? अब सोचिए कि गतिज ऊर्जा और संवेग में कोई रिलेशन होगा तभी को हम कर पाएंगे। ठीक, तो ऐसा करें, हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ये होती है हाफ एम वस्तु का द्रव्यमान और बी कहलाता है उस वस्तु का वेग। अब मुझे संबंध निकालना है किसमें? गतिज ऊर्जा और संवेग में। ऐसा करें कि हम ऊपर m का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे m का डिवाइड कर दें। ठीक, संवेग होता है P बराबर mv। संवेग क्या होता है? P बराबर mv। तो ये वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 p स्क्वायर अपॉन m। तो p स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2m काइनेटिक एनर्जी। तो p बराबर आ गया √2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक, तो ये संवेग और गतिज ऊर्जा में संबंध आ गया। क्या आ रहा है कि गतिज ऊर्जा समान है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? गतिज ऊर्जा समान है, यानी कि गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी समान है, तो संवेग जो होगा वो समानुपाती होगा द्रव्यमान के। तो संवेग किसके समानुपाती हो गया? द्रव्यमान के। तो इसका मतलब है जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो जरा हम देखें, क्या हल्के पिंड का? नहीं, क्योंकि उसने कहा हल्के भारी पिंड में किसका संवेग अधिक होगा। अगर उसने पूछा है किसका संवेग अधिक होगा, तो हमें देखा जिसका द्रव्यमान अधिक होगा तो संवेग अधिक होगा, तो हल्के पिंड का होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। दोनों के संवेग बराबर हो नहीं सकते। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक, किसी भी अतिरिक्त सूचना के बिना कुछ भी नहीं कहा जा सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिजिक्स है, इसमें कॉन्सेप्ट के बेस पर ही आंसर होता है, तो ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाहरी पिंड जो है, तो कि आपने कहा था जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होगा उसका संवेग अधिक होगा। तो हमारा राइट आंसर जो आना चाहिए वो बी आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर बी है। जरा हम चेक कर लेते हैं अपने मेथड से। मैंने अभी आपको प्रूव करके बताया कि संवेग जो होता है P बराबर √2me, ई गतिज ऊर्जा है, अर्थात गतिज ऊर्जा नियत दे रखी है, तो संवेग द्रव्यमान के समानुपाती, संवेग द्रव्यमान के समानुपाती। अगर जिस पिंड का संवेग अधिकतम तभी होगा जब उसका द्रव्यमान अधिक होगा। अगर क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता कि किसका संवेग कम होगा, तो हम सीधा कह सकते थे कि जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका संवेग कम होगा। अगर वो क्वेश्चन को चेंज करके पूछ ले और यहाँ कह दे कि किसका संवेग कम होगा, तो वो पहला आंसर होता। अगर वो पूछ रहा है किसका संवेग अधिक है, तो बाहरी पिंड का। बस ये कंसेप्ट आपको अपने माइंड में रखना है। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा राइट आंसर भारी पिंड के लिए। अगला क्वेश्चन, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, आप अच्छी ना जानते हैं। सेंटीग्रेड, ये सेंटीग्रेड को बताता है और ये फ़ारेनहाइट को बताता है। ये दोनों टेम्परेचर स्केल मेजर करने के लिए होते हैं। तो उसका मतलब है जल का घनत्व यानी हम किस ताप पर अधिकतम होगा, यानी कि जल का घनत्व हमेशा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। तो हमारा राइट आंसर 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न, एक वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को, ध्यान से देखना, 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना चाहिए? यानी कि एक वस्तु से कितने प्रतिबिंब प्राप्त करने हैं आपको? 3। ठीक है, 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 2 समतल दर्पणों को किस कोण पर रखना चाहिए? ठीक है, यानी कि हमसे पूछ रहा है
कि किस कोण पर रखना है। वो कोण पूछ रहा है जिससे कि आप 3 प्रतिबिंब आपने ऑलरेडी प्राप्त कर चुके हैं, वो कोण पूछ रहा है। तो देखिए, हम जानते हैं प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है n कहलाता है प्रतिबिंबों की संख्या। n बराबर 360 यानी 360 अपॉन थीटा माइनस 1। थीटा कहलाता है दो समतल दर्पणों के बीच बनने वाला कोण। ठीक, अब कितने प्रतिबिंब दे रखे हैं? 3, तो n की जगह हमने 3 रख दिया। ठीक है, 360 अपॉन थीटा, हमको थीटा निकालना है क्योंकि ये दोनों दर्पण कितने कोण पर झुके हुए हैं, यानी थीटा निकालना है, माइनस 1। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 1 को इधर ले जाओ +1 यानी 4, यानी थीटा बराबर आ गया 360 अपॉन 4, यानी कि थीटा बराबर आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब आप पूछोगे सर 30 डिग्री क्यों नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो राइट आंसर कितना दे रहा है न्यूमेरिकल वैल्यू में? 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा, यानी ना तो हमारा ए होगा, ना ही हमारा बी होगा और ना ही हमारा डी होगा। तो हमारा राइट आंसर जो आएगा वो 90 डिग्री आएगा। तो राइट आंसर इसका जो है वो 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपने इनके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। इनको आप बिना देखे एक बार खुद सॉल्व करें। आगे मैं इसी प्रकार क्वेश्चन लाता रहूँगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।